Sir, you can go ahead, sir. ठीक है। आज अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। आज एफपीओ समिट जो आयोजित की गई है इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा, मैं सबसे पहले तो इस बैठक में उपस्थित हमारे मध्य मेहमान के रूप में जो है अशोक दलवई जी और नीलकमल दरबारी जी, और साथ ही नाबार्ड से हमारे बीच में GR चिताला जी, और कह रहे हैं क्लीन वर्ल्ड फूड फाउंडेशन से, और श्रद्धा जोशी महिला अर्थ विकास, और सभी जुड़े हुए एफपीओ से संबंधित जितने भी बंधुगण हैं, और साथ ही सभी जुड़े हुए इस एफपीओ के अंदर अधिकारीगण। आज मैं सबसे पहले तो आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे समय के अंदर ये समिट की जा रही है। ये जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर कोरोना की महामारी अपना तांडव मचा रही है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी देखा जाए तो कोरोना की वजह से स्थिति नाजुक बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबको किसान की चिंता है, और निश्चित रूप से किसानों की इनकम कैसे बढ़े इसकी ऐसे समय के अंदर भी आप चिंता कर रहे हैं, और लोगों की जाने जा रही है, उसके बावजूद भी वर्चुअल माध्यम से भी हम किस तरह से किसानों का कल्याण कर सकते हैं, किसान का हित कैसे कर सकते हैं, इस विषय को लेकर आप गंभीर हैं। और ये आज ये जो बैठक रखी गई है, ये जो समिट रखी गई है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आप जैसे समाज सेवी और राष्ट्र के लिए और किसान की चिंता करने वाले लोगों की वजह से ही आज हम कृषि के अंदर इन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। जहां एक समय था जब हम कृषि के अंदर आयात किया करते थे, कई ऐसे हमारे उत्पादन थे जहां देश दूसरे देशों के ऊपर निर्भर था, लेकिन आज जैसा कि हम सब देख रहे हैं, कई ऐसे उत्पादन हैं जिनके अंदर हम आत्मनिर्भर बने और उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। तो ऐसे के अंदर हमारे देश के साइंटिस्टों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, साथ ही हमारे किसानों की मेहनत और उनके पसीने का बहुत बड़ा योगदान रहा, और साथ ही आप जैसे समाज सेवी जो किसानों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसकी वजह से आज कृषि के अंदर हम तिलहन को और उसको छोड़ दें तो बाकी सभी फसलों के अंदर हम आत्मनिर्भर निश्चित रूप से बन चुके हैं। और ऐसे समय में अब विषय ये आता है कि उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन किसान को उसका बेनिफिट कैसे मिले, इस बात को लेकर सरकार निश्चित रूप से प्रयास कर रही है कि सरकार ने मुख्य रूप से किसान को इनकम डबल करना लक्ष्य लेके चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी रूप के अंदर किसान की इनकम डबल हो 2022 तक, ये लक्ष्य लेकर सरकार काम कर रही है। और सरकार की मंशा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होती है तभी काम आगे बढ़ता है। और आपने देखा होगा कि कोरोना का ये समय है, और इस कोरोना के टाइम के अंदर भी जैसा कि सरकार निरंतर प्रयास कर रही है किसानों की, और पिछली बार भी जब कोरोना का संकट था उस समय पूरे देश में लॉकडाउन था, फिर भी सरकार ने किसानों के लिए उस समय भी काम किया, और समय पर एडवाइजरी जारी करना, किसानों की फसल काटने के लिए मजदूरों में छूट देना, मशीनरीज की दूसरे स्थान से लाने ले जाने की छूट देना, समय पर खरीद करना, और इन सब की वजह से किसानों की इन जो उत्पादन था उसमें भी वृद्धि हुई थी। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से सरकार जब दृढ़ संकल्प लेती है तभी वो काम आगे बढ़ता है, और इसी दृष्टि से जो मोदी जी की सरकार है
उन्होंने जिस तरह से इनकम डबल करने के लिए जो महत्वपूर्ण पिलर जिस तरह से तैयार किए हैं, उन पिलर्स के अंदर सबसे पहले तो लागत को कैसे किसान की कम करें। हम किसान की एक तरफ लागत कम करके भी हम किसान की इनकम बढ़ा सकते हैं। तो लागत कैसे कम हो, इसके ऊपर सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि उसमें चाहे वो जैविक खेती को लेके हो या अन्य अन्य तरीके से उनको इक्विपमेंट के साधनों की व्यवस्था करना हो या उसको उनको सब्सिडी का विषय हो, ये सारी चीजें लेकर किस तरह से किसान को ऐसे उपकरणों की व्यवस्था हो जिससे कि किसान को उससे कम लागत कम हो, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। दूसरा है कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना। किसान के लिए उत्पादन किस तरह से वृद्धि हो, इसके लिए साइंटिस्ट है वो निरंतर प्रयास करते हैं कि नई नई वैरायटी हो जिसके अंदर ऐसी वैरायटी हो कि उससे किसान उसी समय के अंदर उसकी उत्पादन में वृद्धि कर सके। तो कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना, उसके ऊपर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पर फार्म मशीनरीकरण का अगर बात करें तो नई टेक्नोलॉजी की खेती होगी, इसके ऊपर नए साधन, नई मशीनरीज होगी, तो उससे किसान समय पर फसल को काट के और उसकी तुरंत बुआई कर सके। इस दृष्टि से भी मशीनों का विभाग के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, जोखिम में कैसे कमी हो, तो जोखिम में कम कमी कमी करने के लिए भी विषय है, तो आज चाहे उसके लिए फसल बीमा योजना है, तो उसके अंदर किसान के लिए फसल बीमा योजना है या अन्य तरह से कई ऐसी योजनाएं भी प्रारंभ की गई है कि किसान को अगर कोई आपदा भी आ जाए तो उस समय भी किसान को सुविधा हो। इस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। ऐसे समय के अंदर जब किसान की इनकम बढ़ाना है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि किसान, मैं भी एक किसान हूँ। मैं स्वयं खेती करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड खेती का है और आज भी मैं स्वयं खेत में काम करता हूँ। तो मुझे पता है कि किसान का दर्द क्या है, किसान की कमी क्या है और किसान को किस तरह से हम इनकम डबल कर सकते हैं, किसान के क्या कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया कि किसान जो फसल बोता है वो उसको उसका लाभ नहीं मिलता। तो वो इसके लिए सरकार ने जो एक अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा कि आलू है जो किसान के घर से ₹5 और ₹7 किलो के अंदर निकलता है, वही आलू जाकर मार्केट के अंदर जब चिप्स बन जाता है, तो चिप्स बनने के बाद वही 300 से ₹400 किलो हो जाता है। ऐसे ही अगर जीरे की बात करें तो घर से किसान के घर से जीरो 1 किलो निकलता है, लेकिन उसी से जीरी जूस बनता है, जो जीरे से बनने वाला जूस है या फसल फल है कोई भी उससे बनने वाले जूस हैं। ऐसे कई प्रोडक्ट हैं, चाहे वो बिस्किट से लेकर अन्य चीज़ें जो किसान के घर से जब निकलता है, उस समय उसकी रेट होती है बहुत कम। लेकिन वही जब फसल किसान के घर से जाकर मार्केट में जब वो प्रोसेसिंग होके जब आ जाती है, तो उसकी रेट 4 से 10 गुना हो जाती है। तो इसका लाभ किसान को कैसे मिले? तो इस दृष्टि से 10,000 एफपीओ बनाने का जो लक्ष्य लिया है, ये 10,000 एफपीओ जब धरातल पर आ जाएँगे, तो इसके लिए सरकार ने, मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से किसान है उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और इसके लिए सरकार ने जो 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य लिया है, ये लक्ष्य निश्चित रूप से हमें 2024 तक इसको पूरा करना है। इसके लिए सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे चाहे विभाग के द्वारा प्रयास करके कि किस तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा हर ब्लॉक के ऊपर एफपीओ बने। तो हर ब्लॉक के अंदर एक एफपीओ बने, इस दृष्टि से सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और मैं सोचता हूँ कि नाबार्ड है, चाहे वो इसके अंदर भी काम कर रही है, एसएफएससी कर रही है, इस तरह से सारी जो एजेंसियाँ हैं वो लगी हुई है और निरंतर काम कर रही है। और कुल मिलाकर ये है कि ये जो एफपीओ को पहले जब एफपीओ बनते थे उसमें सरकार की तरफ से कोई उनका इतना सपोर्ट नहीं होता था। लेकिन अब जो एफपीओ बन रहे हैं उसके को तो सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर जो सीबीबीओ है, सीबीबीओ उनको ट्रेनिंग भी देगा, सीबीबीओ उनको गाइड भी करेगा, उसको मार्केटिंग का उसकी भी जानकारी देगा। तो पहले जैसे कहते थे कि किसी को मैदान में छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद में उसको कोई पीछे पूछने वाला नहीं होता था, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं होता था। लेकिन अब ये जो सीबीबीओ होंगे, उनको भी सरकार सपोर्ट कर रही है। आज एक सीबीबीओ को कम से कम तो भी 5 करोड़ रुपए तक की जैसे उनको सहायता मिलेगी। तो इस तरह से सीबीबीओ है तो उसका काम ये होगा कि वो अपना सीबीबीओ काम करेगा। साथ ही उनको किसानों को ट्रेनिंग भी देगा, किसान को मार्केटिंग कहाँ उसको अच्छी रेट मिल सकती है, इस दृष्टि से भी काम करेगा। तो आज उस एफपीओ भी जो बनेगा तो उसको भी लगभग जैसा कि जो 2,000 रुपए के हिसाब से उनको इक्विटी ग्रांट के तौर पर 15 लाख रुपए मिलेंगे।
18 लाख रुपए इसको सपोर्ट के अंदर और मिलेंगे, जो लगभग 33 लाख रुपए हो जाएँगे। तो ऐसे करके ये टोटल मिलाकर किसानों के पास में उसके बाद में जो प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, उसके लिए भी कोई मॉर्गेज की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो अगर 10 करोड़, 5 करोड़ कितना भी प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है और लगाकर जब किसान खुद अपनी प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद में उसका शेयर जब सारे किसानों के अंदर वितरण होगा, तो इसका निश्चित रूप से किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। इस दृष्टि से जो ये 10,000 एफपीओ बन रहे हैं, ये 10,000 एफपीओ बनाने के लिए और इन एफपीओ को गाइड करने के लिए और एफपीओ किस तरह से किसान को लाभकारी बना सकता है, किसान को किस तरह से लाभ दे सकता है, इन्हीं विषयों के ऊपर लेकर मैं सोचता हूँ कि ये जो आपकी सेमिनार हो रही है जिसमें अलग-अलग सत्र रखे गए हैं, ये सत्र मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से सबका अनुभव मिल रहा है। अलग-अलग सत्र में अलग-अलग एक्सपर्टीज़ जो आएँगे, वो अपनी-अपनी जानकारी देंगे और ये जानकारी जब आम एफपीओ के सारे जो सदस्य हैं, उनको भी इसकी जानकारी होगी, एफपीओ के अंदर जो पदाधिकारी हैं, उनको भी इसकी जानकारी होगी। तब मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले कल के अंदर किसान की इनकम बढ़ाने के अंदर बहुत बड़ा ये सहायक सिद्ध होगा और इसके लिए सरकार की तरफ से बजट का कोई कमी नहीं है। बजट सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि किसानों के ये एफपीओ बन जाए और मेरा तो यही कहना है कि किसान का जब हम सब इस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि किसान को लाभ मिले, तो उसके लिए जितने हम सब लगे और इसी मन स्थिति और मनोवेग से अगर हम सब लगेंगे, तो मैं सोचता हूँ वो समय दूर नहीं है कि जब किसान की समस्या का समाधान हो जाएगा। वरना ऐसा है कि 60 देश आज़ाद हुआ, उससे पहले भी कृषि होती थी, उसके बाद में भी हो रही है। लेकिन कृषि हो रही है लेकिन उसका देश के अंदर 70% किसान है। 70% देश की इकोनॉमी के अंदर भी अगर अपन बात करें, तो भारत आज़ाद हुआ था उस समय अगर देश के अंदर जो जीडीपी के अंदर जो योगदान था कृषि का वो 50% योगदान था कृषि के अंदर तो वो एग्रीकल्चर का था। लेकिन इस बीच के अंदर जिस तरह से सरकारों ने काम किया या किसान के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा या किसी कैसी परिस्थितियां रही होगी और उस समय अगर ध्यान दिया होता तो मैं सोचता हूँ जिस तरह से दूसरे सेक्टर के अंदर ध्यान दिया उसकी वजह से दूसरे सेक्टर की जीडीपी है उसमें वृद्धि हुई। लेकिन कृषि की धीरे 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 करते जीडीपी के अंदर देश के अंदर उसका योगदान कम होता गया और इसी कारण से देश के अंदर कृषि को महत्व कम हुआ और किसान की खेती लाभकारी नहीं हुई। तो जब खेती लाभकारी नहीं हुई तब किसान को खेती छोड़कर और दूसरे सेक्टर के अंदर जाना पड़ा। मेरे युवा को उस खेती के अंदर लाभ देखने को नहीं मिला इसलिए उसको दूसरी तरफ जाना पड़ा। और आपको बताऊं कि एक समय वो था जब कहते थे उत्तम खेती मध्यम व्यापार लास्ट में नीच नौकरी कहा करते थे। लेकिन ये सारा घटनाक्रम जो हुआ अब उसका उल्टा हो गया और आज व्यक्ति खेती को छोड़ के और नौकरी की तलाश के अंदर दर दर की ठोकर खाता है और आखिर उसको आना वहीं पड़ता है। तो इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि ये एफपीओ जब बन जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन खेती करने वाले जो किसान आज मजदूरी करने के लिए गांवों के अंदर चले गए वो लोग वापस आएंगे खेती की ओर। आज बड़े बड़े लोग हैं वो भी खेती के अंदर आना चाहते हैं, चाहे बड़े उद्योगपति हैं वो भी चाहते हैं कि मेरा भी फार्म हाउस हो मेरा भी खेत हो और वो आ रहे हैं और कृषि के अंदर निश्चित रूप से इसका लाभ हो आने वाले समय में सभी किसानों को देखने को मिलेगा और उत्तम खेती बनेगी। लेकिन वो आप सबके प्रयासों से हम सब मेहनत करेंगे तब निश्चित रूप से उस सब की ओर हम बढ़ पाएंगे। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि के 3 महत्वपूर्ण कानून बनाए, वो इसीलिए बनाए कि किसान को लाभ मिले। और ये चीज आप सभी को मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि इससे बेटर आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता कि इन बिलों का कितना महत्व है। ये कृषि के तीनों बिल है जो कभी किसान को आजादी नहीं मिली थी इसी की वजह से 50% जहाँ जीडीपी थी उसको घटाकर आज लगभग 10-15% के आसपास जीडीपी का योगदान कृषि का रह गया है। तो इसके पीछे कारण है कि किसान को आजादी नहीं थी। एक सुई बनाने वाला कहीं पर भी बेच सकता है, एक कोई भी अगर साबुन बनाने वाला किसी भी देश के कोने में विदेश के अंदर बेच सकता है। लेकिन मेरे धरती पुत्र अन्नदाता वो उसको बेचने के लिए बाध्य था कि उसी की मंडी के अंदर बेचे। क्यों ना उसको अगर कहीं दूसरे शहर के अंदर अगर उसको अधिक रेट मिलती है तो वो क्यों नहीं बेच सकता भाई। तो इसलिए ये कानून लाया कि अब देश का किसान जहां उसको अधिक रेट मिलेगी वहां पर बेच सकता है, इस बात की स्वतंत्रता मिली इस कानून के अंदर। अब इसकी स्वतंत्रता की वजह से मैं आपको उदाहरण देकर कहना चाहता हूँ मेरे ही क्षेत्र के अंदर जहाँ मेरे यहाँ पर अनार होता है
और वो अनार सिर्फ कितना पहले इसको आज से 2 डेढ़ साल या 2 साल पहले जब मैंने देखा, मेरे को किसान आकर कहते थे कि अनार के हमारे को 10 या 15 रुपए किलो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और हम पूरे साल परेशान होते हैं, उसके बावजूद भी हमें ये रेट मिलती है, इसलिए हम इस पौधे को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, हम दूसरी खेती करेंगे। लेकिन जब ये कानून बना तो अब किसान के खेत में व्यापारी आने लगा और इस बार यहाँ पर अनार 150 और 60 रुपए और 200 रुपए तक किलो में बिका है। तो अब किसान कह रहे हैं हमारे लिए सबसे लाभकारी ये है, तो ये इसलिए कि किसान व्यापारी भी खेत में आने लगा और किसान भी दूसरे राज्य में जाकर बेचने लगा जहाँ उसको अधिक रेट मिल रही है। तो ये इससे लाभ जब किसान को जब धरातल पे हुआ, तब उनको पता चला कि वास्तव में ये कृषि के कानून कितना लाभकारी है। तो एक आज़ादी मिली, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इस एफपीओ के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तो बहुत बड़ा अच्छा हो सकता है। हमारे फार्मर प्रोड्यूसर के अंदर सारे किसान अगर मिलकर और खेती करेंगे और जिस तरह से समूह बनाकर और एफपीओ बनाकर और फिर उसके बाद में हम किसी बड़े ट्रेडर से अगर बात कर लेंगे, तो हमारे पास में जो रेट अगर किसी समय दूसरा तय करता था, व्यापारी तय करता था मंडी के अंदर, आज किसान तय करेगा। हमारे अगर एफपीओ के अंदर अगर मान लो 5,000 सदस्य है, 3,000 सदस्य है, मिल जाए और वो सारे आलू के व्यापारी हो या वो मिलकर सारे अगर कोई लहसुन के व्यापारी किसान है, वो सारे मिलकर कहेंगे मेरे यही आलू है, मेरा यही लहसुन है, जिसकी रेट मैं तय करूंगा, मेरा अनार की रेट मैं तय करूंगा, मेरे सेब की रेट मैं तय करूंगा, मेरे गेहूं की रेट या बाजरे की रेट है या जिसकी भी रेट है वो मैं तय करूंगा। अगर एक क्षेत्र के विशेष के सारे अगर एफपीओ के अंदर किसान मिले हुए वो सब मिलकर रेट तय करेंगे, तो रेट किसान की होगी और जिस दिन रेट किसान की होगी उस दिन किसान आत्मनिर्भर बनेगा और जब किसान ही आत्मनिर्भर बनेगा तभी हमारा देश आत्मनिर्भर हो सकता है और देश के आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही निश्चित रूप से हम सब प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, लेकिन आप भी इस कोरोना के समय के अंदर ये वर्चुअल रैली करके या वर्चुअल जिस समिट आप कर रहे हो, इसके पीछे भी उद्देश्य एक ये मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर कृषि को लाभकारी बनाना। तो इस दृष्टि से मैं सोचता हूं कि आने वाले समय के अंदर ये जो आपकी समिट है, ये समिट सिर्फ समिट न रह जाए, क्योंकि मैं कई बार समिट में देखता हूं कि समिट के अंदर तो बातें बड़ी बड़ी होती है और उसके बाद में धरातल पर बातें कुछ और होती है। तो ये जो समिट है, इस समिट का निश्चित रूप से मुझे जैसा कि पीछे का इतिहास भी है और जैसा कि इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा मैं निरंतर देखता हूँ और जैसा कि हमारे सारे जो मैं कई ऐसे मेरे बंधु हैं जो इसमें मिलने वाले हैं, उनके पसीने के उनकी मेहनत को भी मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वास्तव में आने वाले कल के अंदर इस देश के अंदर किसानों की निश्चित रूप से इनकम बढ़ेगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसीलिए चिंता कर रहे हैं और 2022 तक का लक्ष्य लिया है, तो वो लक्ष्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा और इसके लिए हमें कोरोना से भी बचना है। हमें 2 गज की दूरी भी बनाकर रखना है, मास्क और सैनिटाइज का भी हमें उपयोग करना है और इस महामारी से हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी इससे हम मुक्ति पा पाएँगे। क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी की तरफ से चाहे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसके लिए अगर फ़ॉरेन से लाने होगी तो भी वो व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके इक्विपमेंट की आवश्यकता है, कहीं से भी देश या विदेश से जहाँ भी लाने की व्यवस्था करनी है तो वो की जा रही है और यहाँ पर संयंत्र लगाने की आवश्यकता है ऑक्सीजन के, तो वो भी लगाए जा रहे हैं। किसी प्रकार से देश के अंदर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी कोरोना के अंदर किसी की जान ना जाए, इसके निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस बात की चिंता कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी मैं कहना चाहूँगा कि हम सबको जागरूक होना ज़रूरी है। वरना मैं देखता हूँ कि कोरोना सेंटर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना के अंदर उनके जो अटेंडेंट करने वाले उनके साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ें होती है तब वो फिर बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये और लोगों के शहर के अंदर हो या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी देखता हूँ, तो वहाँ पर भी ये स्थिति बनी हुई है कि कोई मास्क का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं या जिसकी वजह से ये महामारी फैली है और संकट हम सब देख रहे हैं। इसमें भी हमारे एफपीओ का विशेष योगदान हो कि इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं। हम कृषि के उत्पादन को भी बढ़ाना है, इनकम भी किसान को दिलानी है, प्रोसेसिंग यूनिट भी हमें लगवानी है, उसका लाभ भी सब में शेयर करना है। किसान की इनकम बढ़ाने के साथ जान है तो जहान है। तो इसलिए जान बचाना भी हमारा इसमें प्राथमिकता रहे, तो एफपीओ जितने भी है ये एक सामाजिक कार्य भी करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि सामाजिक कार्यक्रम करने से हमारे साथ में और किसान जुड़ेंगे और इसके माध्यम से हम जान भी बचा पाएंगे और एफपीओ आने वाले समय के अंदर एक समाज के अंदर एक ऐसा सिर्फ ऐसा ही नहीं हो कि वो सिर्फ किसान की इनकम के लिए ही खड़ा हो,
ऐसा लगना चाहिए कि उस एफपीओ का उस क्षेत्र के अंदर आस-पास में भी नाम हो कि वास्तव में जो काम हम कर रहे हैं, ये सामाजिक कार्य काम भी करते हैं। जहाँ देश की आवश्यकता होती है, वहाँ पर एफपीओ देश के लिए भी खड़ा होता है। जहाँ समाज के लिए अगर आवश्यकता होती है, तो समाज के लिए भी खड़ा है, और किसान के लिए अगर आवश्यकता है, तो वहाँ पर किसान की बीमारी से, अगर खेती की बीमारी है, खेती की समस्या है, तो उसके लिए साइंटिस्ट की व्यवस्था करनी है, तो वो कर रहे, और इक्विपमेंट की आवश्यकता है, तो वो सारी करें। एक एफपीओ ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह से हमारी सामाजिक संस्थाएँ काम करती है, वैसा ही काम करते हुए हमारे किसान की इनकम को बढ़ाएँगे। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से आने वाले कल के अंदर हम सब मिलकर अपने देश को आगे बढ़ा पाएँगे, और मैं ऐसे समय के अंदर इतने सभी जुड़े हैं, मैं उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी जो सबमिट किए हैं, इसमें जिन्होंने भी पिछले लगभग 1 महीने से या डेढ़ महीने से तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास भी 1 डेढ़ महीना पहले मैसेज मिला था। तब से ये लगातार प्रयास करके और सफलतापूर्वक जो ये आज ये कार्य सबमिट करवाई है, और आगे के सत्र भी होने वाले हैं। तो मैं निश्चित रूप से आप सबको बहुत-बहुत शुभकामना देता हूँ, और आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर अपने इस देश को आगे बढ़ाएँ, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएँ, और किसान को उत्तम खेती बनाएँ। इस दृष्टि से निश्चित रूप से हम सब कार्य करेंगे तो सफल होंगे। इतना ही मुझे आज के इस सत्र के अंदर कहना था। आप सबको मैं बहुत-बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।